अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एस अकेडमी। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं वीयू के लेक्चर्स को। इंग्लिश 101 का हमारे पास फाइनल के लिए जो टॉपिक्स थे वो लेसन 23 से 45 तक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। और यहाँ पे हमने लेसन वाइज आपके साथ शेयर करेंगे एमसीक्यूज जो कि इम्पॉर्टेंट हैं आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो चलते हैं 23 लेक्चर से हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज को देखते हैं। 23 लेक्चर आपका क्या है, राइटिंग है, इफेक्टिव सेंटेंस, यूनिटी, कोहेरेंस और एम्फेसाइजिंग पे बात की गई थी इस टॉपिक में। तो इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर अ सेंटेंस टू हैव अ यूनिट। हमारे एक सेंटेंस में जब हम कोई सेंटेंस लिखना चाह रहे होते हैं तो उसमें यूनिटी कैसे लेकर आए, उसमें यूनिटी कैसे आएगी, हैविंग वन मेन आइडिया। किसी भी बात को करने के लिए, एक सेंटेंस में बयान करने के लिए हमें मेन आइडिया का पता होना लाजमी है कि हमारा मेन आइडिया क्या है। तो इसी तरह से हमारी जो राइटिंग है वो यूनिटी आएगी उसके अंदर। कोहेरेंस इन राइटिंग मीन्स, कोहेरेंस क्या कहते हैं, कोहेरेंस राइटिंग के अंदर क्या होता है, अरेंजिंग सेंटेंस लॉजिकली। ठीक है, किसी सेंटेंस को लॉजिकली अरेंज करना, ग्रामर उसकी देखना, सारी चीजें देख के फिर अलाइन करना, उसको क्या कहते हैं, कोहेरेंस कहते हैं। और इसकी की हमारे पास ये रही। ठीक है, इसी तरह से विच टेक्निक हेल्प इन अचीविंग एम्फेसाइजिंग इन राइटिंग। एम्फेसाइज किसी चीज को करने के लिए राइटिंग के अंदर क्या जरूरी है, तो रिपीटिशन ऑफ की पॉइंट्स। किसी कोई भी टॉपिक पे आप लिखना चाह रहे हैं उसके अंदर आपके पास कुछ की पॉइंट्स होते हैं, उसके ऊपर बार बार बात करने से हमारे पास क्या हो जाता है कि एम्फेसाइज हो जाती है उस राइटिंग के अंदर कि हम इस चीज़ पे बार बार जोर दे रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं। तो ये था हमारे पास 23 से इम्पोर्टेंट लेक्चर और एमसीक्यूज। इसी तरह से 24 के एमसीक्यूज देखते हैं फाइनल एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे हमारे पास जो चैप्टर का लेसन का टॉपिक है वो क्या है, राइटिंग आइडेंटिफाइंग सेंटेंस एरर। ठीक है, सेंटेंस एरर के बारे में ये टॉपिक है। इसमें देखते हैं द एरर इन द सेंटेंस, कैसे सेंटेंस के अंदर हम एरर डिफाइन कर सकते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम एरर क्या देखेंगे, इसके अंदर हम एरर ये देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, इसकी आप डेफिनेशन भी हैंडआउट से देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि ये क्या होता है। इसके अंदर जो सबसे बड़ा मेन एरर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट, इसमें से जो कौन सा पार्ट है सेंटेंस का जो इनकरेक्ट लिखा गया है। वी डोंट नो हाउ टू प्ले द गिटार, तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा वर्ड गलत यूज हुआ है, डोंट नो। ठीक है, इसकी जगह कोई और वर्ड आ सकता है ताकि इसका जो सुनने का तरीका है, समझने का तरीका है वो ज्यादा आसान हो जाए। लेसन 25 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, उसके एमसीक्यूज। लेसन 25 का टॉपिक क्या है, राइटिंग रिवाइजिंग सेंटेंस एरर। ठीक है, जब हम कोई भी सेंटेंस को लिखने के बाद उसका एरर को रिवाइज करते हैं, चेक करते हैं, उसमें क्या होता है, टू रिवाइज अ सेंटेंस इफेक्टिवली यू शुड डैश। ठीक है, यू शुड रीड द सेंटेंस आउट लाउड। ठीक है, जब तक आप जोर से सेंटेंस को नहीं पढ़ेंगे तो सुनने वाला जो है हो सकता है वो एरर आपका डिफाइन कर दे, चीज आपको समझ नहीं आ रही होती। द एरर इन शी इंजॉय टू रीड बुक्स कैन बी करेक्टेड बाय चेंजिंग इनटू। अब इस सेंटेंस के अंदर हम क्या चीज जो है वो चेंज कर सकते हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या है, शी इंजॉय रीडिंग बुक्स, शी इंजॉयज टू रीड बुक, शी इंजॉय रीडिंग बुक्स या शी इंजॉइंग रीडिंग बुक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इन चारों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है शी इंजॉयज रीडिंग बुक्स। ठीक है, वो इंजॉय करती है किताबों को पढ़ना। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये हमारे पास की आ गई। इसी तरह से लेसन 26 में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की डेफिनेशन आप हैंडआउट से देख सकते हैं। सेंटेंस करेक्टली फॉलोज द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल, तो ये इसमें से कौन सा जो है वो ऐसा सेंटेंस है जो वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो कर रहा है, तो वो है बी ऑप्शन, द टीम इज विनिंग द मैच। क्या मतलब कि टीम जो है वो मैच जीत रही है। द टीम आर विनिंग द मैच नहीं हो सकता, द टीम इज तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो टीम्स तो हो नहीं सकती क्योंकि हमारे पास एक ही टीम जो है वो मैच जीतती है। द टीम्स आर विन्स द मैच, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हमारे पास इस तरह के थे कि जो हम चूज कर सकते थे। और इसमें से भी जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, टीम इज, टीम आर नहीं हो सकता, टीम इज होता है विनिंग द मैच। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास चूज द करेक्ट फॉर्म, आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर डैश रिस्पॉन्सिबल, आर रिस्पॉन्सिबल, वर रिस्पॉन्सिबल, इज रिस्पॉन्सिबल या बी रिस्पॉन्सिबल। आइदर द स्टूडेंट या टीचर, स्टूडेंट जिम्मेदार है या टीचर इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स को एज अ सिंगल वर्ब यूज किया हुआ है। 27 लेक्चर में हमारे पास राइटिंग है। राइटिंग में हमारे पास क्या है, एमसीक्यूज। एन इफेक्टिव इंट्रोडक्शन इज एन ऐसे शुड इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया। ठीक है, हमारे पास किसी भी
ऐसे का जो मेन इंट्रोडक्शन है वो किस तरह से होना चाहिए जिसमें हम मेन आइडिया को डिफाइन करें। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ थीसिस स्टेटमेंट? थीसिस स्टेटमेंट का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, मकसद क्या होता है? टू एंटरटेन द रीडर, टू स्टेट द मेन एग्रीमेंट, टू लिस्ट ऑल एविडेंस, या टू कंफ्यूज द रीडर। ठीक है, तो हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो आई गेस राइट है, द स्टेट टू स्टेट द मेन एग्रीमेंट। ठीक है, थीसिस कहते हैं किसी ऐसी चीज को जो आपने फाइनलाइज कर ली हो। ठीक है, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, टू स्टेट द मेन एग्रीमेंट। 28 लेक्चर में हमारे पास क्या है, वर्ड की चॉइसेस देखनी है हमने। चूज द बेस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। ये सारी जो एक्सरसाइजेस के टाइप के आपके क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज हैं, वो लाजमी आते हैं, इसमें आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है, इसलिए मैं आपको चैप्टर वाइज लेसन वाइज शेयर करें। चूज द इम्पॉर्टेंट एप्रोप्रिएट वर्ब। ही हैज़ अ वेरी डैश वोकैबुलरी। ही हैज़ अ डैश वोकैबुलरी यानी कि बिग वोकैबुलरी, एक्सटेंसिव वोकैबुलरी, लार्ज वोकैबुलरी या मैसिव। तो ये जो तीन वर्ड्स हैं, बिग, लार्ज और मैसिव, ये हमारे पास वोकैबुलरी के लिए यूज़ नहीं होते। हमेशा जब भी वोकैबुलरी की बात की जाएगी एक्सटेंसिव का वर्ड यूज़ होगा। ठीक है, द वर्ड रिडंडेंट मीन्स, रिडंडेंट का मतलब क्या होता है, रिपीटिव होता है। पंचुएशन देख लेते हैं, विच सेंटेंस इज पंचुएटेड करेक्टली। इसमें से कौन सा सेंटेंस है बिल्कुल सही पंचुएट हुआ है। माई ब्रदर हु इज अ डॉक्टर लिव्स इन न्यूयॉर्क। माई ब्रदर हु इज अ डॉक्टर लिव्स इन न्यूयॉर्क। माई ब्रदर हु इज अ डॉक्टर लिव इन न्यूयॉर्क, या ये वाला। तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो ए है, कि हमारे पास हम बात करें, पहले अपने भाई का तारुफ करा रहे हैं, फिर उसके बारे में बात करें कि जो कि डॉक्टर है और कहाँ रहता है, न्यूयॉर्क में रहता है। तो तीन बातें हमने आहिस्ता आहिस्ता बता दी। सेलेक्ट द सेंटेंस विच इज ऑफ सेमीकोलन। सेमीकोलन का क्या बेस्ट यूज हुआ हुआ है इन चारों में से? तो सबसे बेस्ट यूज हमारे पास किस तरह से हुआ हुआ है, ये वाला, शी लाइक्स एप्पल, शी ऑल्सो लाइक्स ऑरेंज। इसमें हमारे पास जो है वो फिर कॉमा वगैरह की चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि 2 से 3 चॉइसेस अगर आपके पास आ रही हैं, दैट मीन्स कि फिर आप कॉमा का यूज़ कर रहे होते हैं। राइटिंग पैराग्राफ स्ट्रक्चरल पार्ट, ये हमारे पास लेसन 30 है। व्हाट इज द टॉपिक सेंटेंस? टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ, द सेंटेंस दैट एंड द पैराग्राफ, सेंटेंस दैट स्टेट द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, या अनरिलेटेड सेंटेंस। ठीक है, तो अनरिलेटेड तो हो ही नहीं सकता। टॉपिक सेंटेंस उसको कहते हैं जो मेन बात बताए पैराग्राफ की। ठीक है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेल स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ। इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि नहीं होती पार्ट वेल स्ट्रक्चर पैराग्राफ की? ठीक है, तो टॉपिक सेंटेंस होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। वेल स्ट्रक्चर पैराग्राफ के अंदर टॉपिक सेंटेंस होना लाजमी है, जिसमें हम मेन आइडिया की बात करते हैं। सपोर्टिंग डिटेल्स होनी चाहिए ताकि वो आपकी बात को सपोर्ट करें और स्ट्रॉन्ग बनाएं। कंक्लूडिंग सेंटेंस, तो कंक्लूडिंग सेंटेंस भी होना चाहिए ताकि आपकी बात जो है वो इख्तिताम कहाँ हो रही है वो पढ़ने वाले को बखूबी अंदाज़ा हो जाए। तो हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है, यानी कि क्वालिटी वेल स्ट्रक्चर पैराग्राफ में नहीं होती। ठीक है, लेसन 31 है राइटिंग पैराग्राफ। राइटिंग पैराग्राफ के रिलेटेड देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अ पैराग्राफ शुड फोकस ऑन अ मल्टीपल आइडियाज, फोकस ऑन अ सिंगल आइडिया, बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल, या अवॉइड ट्रांजिशन। तो सबसे अच्छा हमारे पास पैराग्राफ कौन सा पैराग्राफ होता है जो कि फोकस करे एक सिंगल आइडिया पे, ताकि आपकी बात की में वजन भी हो और पढ़ने वाले को भी समझ आ जाए। ठीक है, इसकी की देखते हैं, इसकी की है बी, बिल्कुल सही हमने चूज किया। द रोल ऑफ सपोर्टिंग सेंटेंस इज डैश। रोल क्या है सपोर्टिंग सेंटेंस का? इंट्रोड्यूस अ न्यू टॉपिक, एक्सपेंड ऑन मेन आइडिया, कंक्लूड द पैराग्राफ, या प्रोवाइड अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, डी ऑप्शन तो बिल्कुल क्रॉस है। सपोर्टिंग सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जो कि हमारे मेन आइडिया को एक्सपेंड करे, समझाए, समझना, पढ़ने वाले को समझने में आसानी हो। ठीक है, 32 लेक्चर से हमारे पास इंपॉर्टेंट है राइटिंग पैराग्राफ का ये टॉपिक है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंक्लूडिंग सेंटेंस पैराग्राफ को? अब कंक्लूडिंग यानी कि हमारी बात जो है वो सब समेट के लुब्बे लुबाब क्या निकला। ठीक है, इंट्रोड्यूस अ मेन आइडिया, मेन आइडिया का इंट्रोडक्शन बनाना, आखिर में समराइज करना मेन पॉइंट्स को, प्रोवाइड करना इररेलेवेंट डिटेल्स, या फिर रिपीट करना टॉपिक को। तो टॉपिक को रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी टॉपिक सेंटेंस के बारे में बात कर चुके हैं जो कि ऑलरेडी मेन आइडिया पे फोकस करता है। प्रोवाइड इररेलेवेंट डिटेल्स, ये तो हो ही नहीं सकता। इंट्रोड्यूस अ न्यू आइडिया, हम आखिरी में कंक्लूड करते हुए कभी भी न्यू आइडिया इंट्रोड्यूस नहीं करते। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? समराइज द मेन पॉइंट। कंक्लूडिंग में हमेशा हम मेन पॉइंट को समराइज करते हैं कि हमने इससे क्या सीखा। अ पैराग्राफ इज कंसिडर्ड कोहेरेंट व्हेन
पैराग्राफ को कब कोहेरेंट समझा जाता है? जब इट हैज़ अ क्लियर लॉजिकल फ्लो। आप कोई भी बात इररेलेवेंट नहीं कर सकते, ना उसकी बगैर लॉजिक के आप कोई चीज़ समझा सकते हैं जब तक वो आपका पॉइंट क्लियर ना हो और लॉजिकली आप उसको समझाने की कोशिश ना करें। कोई फॉर एग्जांपल रेसिपी है तो आप कभी भी ऊपर से उलट नहीं शुरू करेंगे कि पहले आप गार्निश कर लें फिर आप आलू काट लें या इस तरह की रेसिपी। तो ये हमें फ्लो का देखना, लॉजिक का देखना भी ज़रूरी होता है। राइटिंग ऐसे कैसे होता है? द इंट्रोडक्शन ऑफ एन ऐसे शुड बी, कैसा होना चाहिए जब इंट्रोडक्शन करा रहे हैं हम किसी ऐसे का? इंक्लूड ऑल द थीसिस स्टेटमेंट, जिसमें हम बात करने वाले हैं। प्रोवाइड ऑल द सपोर्टिंग डिटेल्स, शुरू में ही आप सपोर्टिंग डिटेल्स नहीं दे सकते। समराइज कंक्लूजन, अभी से आप कंक्लूड नहीं कर सकते जब आप इंट्रोडक्शन करा रहे होते हैं। और डी ऑप्शन क्या है? द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ ऐसे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ऐसे के टॉपिक पे भी डिपेंड करता है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? इंक्लूड अ थीसिस स्टेटमेंट, जिसमें हम बात करने वाले हैं। एन ऐसे बॉडी पैराग्राफ कैसा होना चाहिए? रीस्टेट द थीसिस, प्रेजेंट अ सिंगल मेन आइडिया, इररेलेवेंट थीसिस देना चाहिए या इंट्रोड्यूस कराना चाहिए एक नए टॉपिक को। प्रेजेंट अ सिंगल मेन आइडिया, जब हम बॉडी टेक्स्ट की बात करते हैं तो हम मेन आइडिया को ही लेके चलते हैं ताकि हमारे पास सपोर्टिंग आ जाए। एन ऐसे बॉडी पैराग्राफ शुड बी प्रेजेंट इन अ सिंगल आइडिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ऐसे राइटिंग लेक्चर हैंडआउट में लेसन 34। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंक्लूजन इन एन ऐसे? ठीक है, एक ऐसे के अंदर कंक्लूजन का क्या किरदार है, बेसिकली उसका क्या पर्पस है? तो हमारे पास जो उसका पर्पस है क्या है? इंट्रोड्यूस न्यू आर्गुमेंट, ये भी नहीं हो सकता। समराइज द मेन पॉइंट्स, ये हो सकता है। टू कंफ्यूज रीडर, ये भी नहीं हो सकता। टू प्रेजेंट अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो सबसे बेस्ट हमारे पास ऑप्शन क्या है? समराइज करना मेन पॉइंट्स को कंक्लूजन में, ये होता है हमारे पास पर्पस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट आ गया अ गुड थीसिस स्टेटमेंट शुड बी। तो थीसिस स्टेटमेंट मैंने आपको पहले भी समझाई थी, वो क्या होती है? नंबर 1 वैग्यू, स्पेसिफिक एंड क्लियर होनी चाहिए, जनरल होनी चाहिए या मल्टीपल सेंटेंसेस उसके अंदर मौजूद होने चाहिए। तो स्पेसिफिक और क्लियर होनी चाहिए थीसिस स्टेटमेंट के अंदर, आपके पास क्लियर पॉइंट्स मौजूद होना चाहिए, मेन आइडिया का पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है लेसन 35 में राइटिंग ऐसे आउटलाइन। आउटलाइन कैसे हम लिखेंगे किसी भी ऐसे की? एन ऐसे आउटलाइन हेल्प्स, किस चीज़ के लिए हेल्प करती है? वो हेल्प करती है राइट विदाउट अ प्लान, ऑर्गेनाइज थॉट लॉजिकली, कंफ्यूज द रीडर या एड इररेलेवेंट डिटेल्स। लास्ट के दो तो बिल्कुल गलत हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या है? राइट विदाउट अ प्लान, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास क्या आएगा राइट ऑप्शन में? ऑर्गेनाइज थॉट्स लॉजिकली। पार्ट ऑफ एन ऐसे आउटलाइन इंक्लूड्स द मेन आर्गुमेंट, इसमें इन चारों में से इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, कंक्लूजन या थीसिस में से क्या चीज़ है, कौन सा पार्ट है ऐसे का जो कि आउटलाइन के अंदर इंक्लूड होता है मेन आर्गुमेंट के लिए? तो मेन आर्गुमेंट के लिए मैंने आपको क्या बताया था? थीसिस आर्गुमेंट इज़ द मेन आर्गुमेंट, मेन आइडिया। जब भी हम कोई स्पेसिफिक बात करेंगे तो वो थीसिस स्टेटमेंट कहलाती है। लेसन 36 में हमारे पास क्या है? सिलेक्टिंग एंड रिसर्चिंग एन ऐसे टॉपिक। ठीक है, किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना किसी ऐसे के लिए हमारे पास लेसन 36 है। अ गुड ऐसे टॉपिक शुड बी, क्या होना चाहिए? कोई अच्छा ऐसे का टॉपिक, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए? ब्रॉड और जनरल होना चाहिए, स्पेसिफिक और फोकस होना चाहिए, वैक्यूम होना चाहिए या इररेलेवेंट होनी चाहिए। तो लास्ट के दो हमारे पास हमारे लिए नहीं है। बेस्ट ऑप्शन इसमें से क्या हो सकते हैं? स्टार्टिंग के 2 अ ब्रॉड एंड जनरल, तो ये भी हमारे रीडर्स को कंफ्यूज कर देगा। तो स्पेसिफिक और फोकस जो चीज़ है वो हमारे रिसर्चिंग के लिए हेल्प करेगी। स्टेप इन रिसर्चिंग ऑफ एन ऐसे इज राइट द कंक्लूजन। पहले आप बिल्कुल भी कंक्लूजन नहीं लिख सकते। गैदर इन्फॉर्मेशन, इग्नोर द टॉपिक या स्टार्ट राइटिंग इमिडिएटली। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पहले स्टेप में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करने के लिए, किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिखने के लिए। लेसन 37 है हमारे पास राइटिंग वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टेक्स्ट इन अ लीनियर फॉर्म। ठीक है, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे पास राइटिंग में क्या करना चाहिए? इसका मतलब क्या होता है? प्रेजेंटिंग आइडिया इन अ रैंडम ऑर्डर, प्रेजेंटिंग आइडिया इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, इग्नोरिंग ट्रांजिशन या इंक्लूडिंग इररेलेवेंट फैक्ट्स। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? प्रेजेंटिंग आइडिया इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। एक सीक्वेंस के अंदर जब हमारी सारी चीज़ें, टेक्स्ट, फैक्ट, हर चीज़ ऑर्गेनाइज होगी, लॉजिक के साथ लिखी हुई होगी, तो हमें प्रेजेंट करने में भी मज़ा आएगा और पढ़ने वाले को भी आसानी हो जाएगी। विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीनियर राइटिंग? लीनियर राइटिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? रैंडम उसके अंदर ट्रांजिशन होनी चाहिए, लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडिया होना चाहिए, लैक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए या मल्टीपल आइडिया उसके अंदर मौजूद होना चाहिए।
तो लीनियर में हमारे पास लॉजिकल होना लाजमी है ताकि आपको एक के बाद एक बात समझ आ जाए। तो ऑर्गेनाइजिंग टेक्स्ट हमारे पास लेसन 38 है, विच इज़ नॉट मेथड इज़ नॉट अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टेक्स्ट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, लॉजिकल ऑर्डर, रैंडम ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। तो हमारे पास कौन सा मेथड नहीं है ऑर्गेनाइज करने के लिए टेक्स्ट को? तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी हमारे पास काम आता है, लॉजिकल ऑर्डर भी हमारे पास काम आता है, और ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस भी हमारे लिए मैटर करती है कि अगर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें इम्पोर्टेंट ऑर्डर को देखना होता है कि पहले ये वाक़या कहाँ से शुरू हुआ। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी हिस्ट्री पे लिख रहे हैं या किसी एक्सीडेंट पे लिख रहे हैं तो फिर हमारे पास ऑर्डर लाजमी होना चाहिए, ठीक है। सो रैंडम ऑर्डर कभी भी हमें ऑर्गेनाइज नहीं करने देता टेक्स्ट को। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच ऑर्गेनाइजेशनल मेथड वुड यू यूज़ फॉर अ हिस्टोरिकल ऐसे? हिस्टोरिकल ऐसे के लिए हमें हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का यूज़ करना चाहिए। लेसन 39 है, राइटिंग वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टेक्स्ट। आर्गुमेंटेटिव ऐसे, विच ऑर्गेनाइजिंग इज़ द मोस्ट इफेक्टिव? इसमें हमारे पास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, लॉजिकल है, रैंडम है और स्टैटिकल ऑर्डर है, ठीक है। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है? लॉजिकल ऑर्डर। आर्गुमेंट्स के लिए हेल्प करता है, हमारे ऐसे को स्ट्रॉन्ग बनाता है। व्हाट इज़ द स्टैटिकल ऑर्डर इन राइटिंग? क्या होता है स्टैटिकल ऑर्डर? वो होता है ऑर्गेनाइजिंग आइडिया बाय लोकेशन। किसी भी लोकेशन को के लिए ऑर्गेनाइज करने के लिए आइडियाज़ को यूज़ होता है। वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टेक्स्ट का दूसरा पार्ट हमारे पास लेसन 40 में है। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ लॉजिकल ऑर्डर इन राइटिंग? क्या बेनिफिट्स होते हैं लॉजिकल ऑर्डर रखने में अगर हम राइटिंग में रखें? कन्फ्यूज द रीडर, प्रोवाइड द क्लियर आर्गुमेंट, इग्नोरिंग द मेन पॉइंट्स या प्रेजेंटिंग रैंडम फैक्ट्स। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है? प्रोवाइडिंग क्लियर आर्गुमेंट। आ गई इसकी की। विच ऑर्गेनाइजेशनल मेथड इज़ यूज फॉर डिस्क्रिप्टिव ऐसे? डिस्क्रिप्टिव ऐसे के लिए हमारे पास कौन सा बेस्ट मेथड है? वो है हमारे पास स्टैटिकल ऑर्डर। उसकी वजह क्या है कि हम कोई भी चीज़ डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो उसके इर्द गिर्द का माहौल, उसकी लोकेशन भी मैटर करती है। राइटिंग इन अ समरी, राइटिंग इन अ समरी में हमारे पास लेसन 41 है। मेन पर्पस ऑफ समरी इज़ टू, मेन पर्पस समरी का क्या होता है? इंक्लूड एवरी डिटेल, प्रोवाइड अ कॉन्साइज ओवरव्यू, प्रेजेंट अ न्यू आर्गुमेंट या कंफ्यूज द रीडर। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? प्रोवाइड अ कॉन्साइज ओवरव्यू, ठीक है। समरी में हर चीज़ को हम कंक्लूड करके एक ओवरव्यू दे रहे होते हैं जो कि पढ़ने वाले के समझ में फ़ौरन से आ जाती है स्टोरी, ठीक है। अ गुड समरी शुड बी, क्या होना चाहिए गुड समरी के अंदर? बी लेंदी एंड डिटेल, बिल्कुल नहीं। बी कॉन्साइज एंड क्लियर, बिल्कुल। इग्नोर द मेन पॉइंट्स एंड इंक्लूड द पर्सनल ओपिनियंस। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? कॉन्साइज एंड क्लियर होनी चाहिए समरी। राइटिंग इन अ समरी में हमारे पास लेसन 42 में है। When writing in a summary, you should text, बिल्कुल नहीं। Paraphrase the main idea, include the minor details और present unrelated information। लास्ट के दो बिल्कुल गलत हैं। और नंबर 1 जो हमारे पास ए ऑप्शन है, कॉपी द ओरिजिनल टेक्स्ट। तो अगर हम ओरिजिनल टेक्स्ट को ही कॉपी कर देंगे तो वो फिर समरी नहीं रहती। समरी कहते हैं कोई रीफ्रेज कर देना, किसी चीज़ को पैराफ्रेज कर देना मेन आइडिया को बस रखते हुए। फर्स्ट स्टेप इन समराइजिंग टेक्स्ट इज, पहला स्टेप क्या होता है किसी भी चीज़ को समराइज करने का? राइट योर ओपिनियन, बिल्कुल नहीं। रीड एंड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, इग्नोर द टेक्स्ट या ऐड न्यू आर्गुमेंट्स। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? रीड एंड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। जब तक हम बात को समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो हम समरी नहीं लिख सकते। राइटिंग प्रोसेस में हमारे पास एनालाइज ऐसे किस तरह से करना चाहिए? 3 में हमारे पास है। अ पर्पस से एनालाइज ऐसे एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करता है? वाई समथिंग हैपन, हाउ समथिंग हैपन, व्हाट समथिंग इज एंड हु समवन इज। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? हाउ समथिंग हैपन, किस तरह से कोई चीज़ वकू पजीर हुई, यानी कि कोई भी हिस्टोरी की कोई एक्सीडेंट है, कोई इंसिडेंट है, एक्सीडेंट है, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए हमें समझाती है कि ये होता क्या है, कैसे। विच इज़ एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस एनालाइज टॉपिक? प्रोसेस, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल होना चाहिए द बेस्ट बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज, हाउ टू बेक अ केक, द हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट एंड इफेक्ट ऑफ अ पॉल्यूशन। तो ये हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है किसी भी चीज़ को प्रोसेस, किसी भी चीज़ के प्रोसेस को एनालाइज करने के लिए कि हाउ टू बेक अ केक। इसमें आपके पास वर्ड टू वर्ड स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिखी हुई होंगी और आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है लेसन 44, राइटिंग प्रोसेस में एनालाइज करना ऐसे को। द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रोसेस एनालाइज ऐसे इज़ डिस्क्राइब अ प्लेस, एक्सप्लेन स्टेप इन प्रोसेस, आर्ग्यूमेंट देना चाहिए या समराइज कर देना चाहिए टेक्स्ट को। तो बेस्ट ऑप्शन पर्पस क्या होता है? बेसिकली किसी भी प्रोसेस को एनालाइज करने का ऐसे के एक्सप्लेन द स्टेप्स इन प्रोसेस, ठीक है, उसके प्रोसेस को, स्टेप्स को बताना डिटेल से। इन अ प्रोसेस एनालाइज
ऐसे व्हाट शुड यू इंक्लूड, क्या इंक्लूड करना चाहिए, अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप। ठीक है, जब तक आपकी सीक्वेंस नहीं होगी, लॉजिक नहीं होगी स्टेप्स के अंदर, आपका ऐसे जो है वो एनालाइज नहीं किया जाएगा। लेसन 45 है राइटिंग टेटिव ऐसे। तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे में हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रेजेंट अ बैलेंस व्यू होना चाहिए, टेक अ क्लियर स्टांस होना चाहिए, अवॉइड सपोर्टिंग एविडेंस होना चाहिए, या इंक्लूड पर्सनल ओपिनियंस। तो पर्सनल ओपिनियंस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए जब आप कोई चीज़ लिख रहे हो, स्पेशली आर्गुमेंटेटिव में। प्रेजेंट अ बैलेंस व्यू होना चाहिए, या टेक अ क्लियर स्टांस। तो टेक अ क्लियर स्टांस इज़ अ बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि आपको पता होता है कि आप उसके अंदर किस चीज़ के साथ स्टैंड कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आप उसी के अकॉर्डिंग लॉजिक्स वगैरह भी प्रेजेंट करते हैं, ताकि आप बाकी सामने वाले से आर्ग्यू कर सकें लॉजिकल बेस पे। व्हाट इज़ द एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग एन आर्गुमेंट इन एन ऐसे के अंदर हमारे पास क्या एसेंशियल यानी कि क्या लाजमी जुज होने चाहिए, अ पर्सनल नोट्स, रिलायबल एविडेंस होना चाहिए, इररेलेवेंट डिटेल्स होनी चाहिए, या इमोशनल अपील होनी चाहिए। तो हमारे पास रिलायबल एविडेंस होना चाहिए जिसपे हम जो है लॉजिक पेश कर सकें और आर्ग्यू कर सकें। द कंक्लूजन ऑफ एन आर्गुमेंट ऐसे शुड बी रीस्टेट द मेन आर्गुमेंट, इंट्रोड्यूस अ न्यू एविडेंट, प्रेजेंट अनरिलेटेड पॉइंट्स, या बी द लॉन्गेस्ट पार्ट। तो रीस्टेट द मेन आर्गुमेंट, जो जिस मेन आर्गुमेंट में बहस हो रही है उसी को बार बार को हमने दोबारा से स्टेट करना होता है, लिखना होता है, शो करना होता है। सो ये थे हमारे पास इंग्लिश 101 के फाइनल के सारे हैंडआउट्स के इम्पॉर्टेंट MCQs। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल एग्जाम। टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। व्यू के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जैसे जैसे हम यहाँ पे अपडेट करते जाएंगे लेक्चर्स। टिल देन अल्लाह हाफिज़।